हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है वन स्टेप टू सक्सेस पर। और आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, एमसीक्यू सेशंस। और यहाँ पर आपको पीवाईक्यूज, इसके अलावा जितने भी सारे एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चंस है वो सब यहाँ पे आपको कराया जा रहा है। तो चलिए सब यहाँ पर जुड़ जाइए हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा, टॉपिक यहाँ पर देखिए, आपका टॉपिक चल रहा है हमारा जंतु प्रजनन एवं जननिक स्वास्थ्य। इसके कुछ लास्ट बचे हुए क्वेश्चंस है वो आज हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। महिलाओं के आवर्त चक्र की यह प्रवस्था जो 7 से 8 दिन तक चलती है कहलाती है। ऑप्शन है पुटक, फॉलिकुलर प्रवस्था, पीतपिंड, ल्यूटियल प्रवस्था, अंडोत्सर्ग, ओव्युलेटरी प्रवस्था, रजोधर्म, मेंस्ट्रुएशन। महिलाओं की आवर्त चक्र की यह प्रवस्था जो 7 से 8 दिन तक चलती है, क्या कहलाएगी यह प्रवस्था? महिलाओं के आवर्त चक्र की वह अवस्था जो 7 से 8 दिन तक चलती है। तो फ्रेंड्स, ये कहलाएगी आपकी अंडोत्सर्ग या ओव्युलेटरी प्रवस्था। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है नेक्स्ट। लीडिंग कोशिकाओं की स्थिति एवं उनके द्वारा स्रावित रस होते हैं। ऑप्शन है वृषण एवं टेस्टोस्टेरॉन, अग्नाशय एवं ग्लूकेगॉन, यकृत एवं कोलेस्ट्रॉल, अंडाशय एवं एस्ट्रोजन। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। अच्छा, पिछला वाला क्वेश्चन आपका आरपीएमटी 2010 में पूछा गया था। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे यहाँ पर। लीडिंग कोशिकाओं की स्थिति एवं उनके द्वारा स्रावित रस क्या होता है? वृषण एवं टेस्टोस्टेरॉन। लीडिंग कोशिकाएं वृषण में होते हैं, उनके द्वारा स्रावित रस जो है वो टेस्टोस्टेरॉन है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, आप लोग चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस एवं भ्रूणीय झिल्ली या संरचना का कार्य उत्सर्जी है? ऑप्शन है एमनियन, एलेंटॉइस, यॉर्क सैक, विटिलाइन कैरियन। किस एवं भ्रूणीय झिल्ली या संरचना का कार्य जो है वो उत्सर्जी है? और एक और सीजीपीएमटी 2009 का पीवाईक्यू आप देख सकते हैं। यूजीसी नेट, लाइफ साइंस, इसके अलावा आपका केवीएस पीजीटी बायोलॉजी, एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी, DSSB, हर तरह के क्वेश्चंस आप यहां पर सॉल्व जरूर कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा एलेंटॉइस। इसका कार्य उत्सर्जी है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एलेंटॉइस इज राइट आंसर। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन। स्तनधारियों के अंडाशय का कौन सा भाग अंडोत्सर्ग के पश्चात अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करने लगता है? ऑप्शन है ग्राफियन पुटक, पीठिका, जनन उपकला, पीतकी झिल्ली। आरपीएमटी 2010 का क्वेश्चन है पीवाईक्यू। अभी तक जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। बस आप डेली क्लास अटेंड कीजिए, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। स्तनधारियों के अंडाशय का कौन सा भाग अंडोत्सर्ग के पश्चात अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करने लगता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका ग्राफियन पुटक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ग्राफियन पुटक इज राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। गर्भ में स्थित बच्चे का मूत्राशय होता है पीतक कोश, अपरा पोशिका, कोरियन या एमनियन? गर्भ में स्थित बच्चे का जो मूत्राशय होता है वो क्या होता है? अपरा पोशिका। ये होती है अपरा
कोशिका। अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। स्वपात्रे या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे कहा जाता है, ऐसे निषेचन की तकनीक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है? ऑप्शन है केवल भ्रूण का 8 कोशिकीय अवस्था तक, युग्मनज अथवा 8 कोशिकीय अवस्था तक के प्राग भ्रूण का, 32 कोशिकीय अवस्था के भ्रूण का, या केवल युग्मनज का। सीबीएसई AIPMT 2010 PYQ। चलिए आंसर करेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तकनीक के अंतर्गत इनमें से किसका स्थानांतरण फैलोपियन ट्यूब में किया जाता है, फैलोपियन नलिका में करते हैं? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। तो देखिए, युग्मनज अथवा 8 कोशिकीय अवस्था तक के प्राग भ्रूण का स्थानांतरण करते हैं, वो भी फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35 है। नीचे दिया गया चित्र प्रदर्शित करता है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको आप देखेंगे। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ पर आपको ओवरी दिख रहे होंगे, फैलोपियन ट्यूब दिख रहा होगा, आपको गर्भाशय दिख रहा होगा। सो इसमें क्या प्रदर्शित किया गया है? अंडाशयी कैंसर, गर्भाशयी कैंसर, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी। आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर एक फैलोपियन ट्यूब जो है वो यहाँ पर कट है, ये, और ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो एक फैलोपियन ट्यूब जो है वो कटा हुआ है, सो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है जब हम फैलोपियन ट्यूब को काटकर अलग कर देते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और ये आपका 2012 में पूछा गया है AIPMT में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से अगर हम मेल्स में करें सो वो वेसेक्टोमी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। ब्लास्टोपोर भविष्य में क्या बनाता है? मुख, कर्ण, गुदा या न्यूरोपोर? ये डेवलप हो रहे बच्चे के भ्रूण की बात की जा रही है कि ब्लास्टोपोर भविष्य में, फ्यूचर में क्या बनाएगा बच्चे का। तो देखिए यहां पर गुदा, ये गुदा का निर्माण करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। प्रसव हेतु संकेत उत्पन्न होते हैं अप्रा तथा पूर्ण विकसित गर्भ दोनों में, दोनों से, मातृ पिट्यूटरी से मोचित ऑक्सीटोसिन द्वारा, केवल अपरा द्वारा, केवल पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा। प्रसव हेतु संकेत कहां से उत्पन्न होते हैं? और ये भी आपका AIPMT 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, PYQ। तो ये संकेत आपके मातृ पिट्यूटरी के से मोचित ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। पुरुष की प्रोस्टेट ग्रंथि का प्रतिरूप मादा में क्या है? अगर पुरुष में प्रोस्टेट ग्रंथि है तो इसका प्रतिरूप मादा में क्या होता है? ऑप्शन है बर्थोलियन ग्रंथि, गर्भाशय, भक्षशिश्न, चार में से कोई नहीं। सो पुरुष के प्रोस्टेट ग्रंथि का प्रतिरूप मादा में इनमें से कोई भी नहीं है। जहां पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, आई होप आप सब यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे होंगे। बिल्कुल आप लोग घर पर 1 घंटा आप NCERT की बुक ले लीजिए बायोलॉजी की और पढ़िए। टॉपिक हम यहाँ से आपको बता रहे हैं, आप टॉपिक के हिसाब से पढ़िए और यहाँ प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। स्तनधारियों के भ्रूण की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन है आंतरिक कोशिका द्रव्यमान से,
ट्रोफोब्लास्ट से, फॉर्मेटिव कोशिका से, फॉलिकल कोशिका से। स्तनधारियों के भ्रूण के अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली और किससे उत्पन्न होती है? और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस देखिए, CGPMT 2012, AIPMT 2006, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो उत्पन्न होती है ट्रोफोब्लास्ट से। राइट आंसर इज ट्रोफोब्लास्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, समान जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं? ऑप्शंस है, जब एक शुक्राणु दो अंडाणु का निषेचन करे, जब एक अंडाणु का दो शुक्राणु निषेचन करे, जब दो अंडाणु निषेचित हो, जब एक निषेचित का दो कोरक खंडों में विभाजन हो और दोनों पृथक हो। क्वेश्चन नंबर 40, समान जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं? इनमें से कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? जब एक निषेचित अंडाणु का दो कोरक खंडों में विभाजन हो और दोनों पृथक हो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस सिचुएशन में समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। चलिए देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्यों की शुक्राणु कोशिका गति करती है पक्षमाप द्वारा, कशाप द्वारा, आधारीय काय द्वारा या रोम द्वारा? CGPMT 2012, AIPMT 2006, PYQ। बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप नोट करते जाइएगा, और अभी तक हमने जितने भी सारे टॉपिक आपको कराए हुए उन सभी का आप रिवीजन करते चलिएगा। मनुष्यों की शुक्राणु कोशिका गति करती है कशाप द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कशाप द्वारा। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, शशक, मनुष्य एवं अन्य अपरास्तनियों में अंडे का निषेचन होता है अंडाशय में, फलोपियन नलिकाओं में, ग्रीवा में या गर्भाशय में? शशक यानी खरगोश, मनुष्य और अन्य अपरास्तनियों, स्तनधारी जिनमें अपरा होते हैं, मैमल्स, उनमें अंडे का निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहां होता है पूछा गया है। UPCPMT 2009 का क्वेश्चन है, पूछा गया, और इसका आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। सभी को पता है मैमल्स में फैलोपियन ट्यूब में ही अंडे का निषेचन, फर्टिलाइजेशन होता है। 43 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म पीतक अंडे जिनमें आरक्षित भोज्य पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है पाए जाते हैं मेंढक में, कीटों में, मनुष्य में या मछली में? सूक्ष्म पीतक अंडे जिसमें आरक्षित भोजन की पदार्थ की मात्रा बहुत कम, मतलब स्टोर्ड फूड की मात्रा बहुत कम होती है, ये पाए जाते हैं मनुष्य में। ठीक है, मनुष्य में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, फलोपियन ट्यूब निम्न में से किसका भाग है? गर्भाशय का, मूत्रवाहिनी का, अंडवाहिनी का या शुक्रवाहिका का? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। फलोपियन ट्यूब किसका भाग है? हम सभी परिचित है इस बात से। फलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी का ही तो भाग है, इसी से होकर आपका जो ओवम है वो आपके गर्भाशय तो आ सकता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, मानवों में वह कौन सी भ्रूण बाह्य झिल्ली है जिसके द्वारा गर्भाशय के भीतर भ्रूण का शुष्कन नहीं हो पाता? पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ रहे हैं कंटिन्यू। ऑप्शन है जरायु, अपरापोशिका, पीतक कोश, उल्ब। इनमें से कौन सी भ्रूणवाम झिल्ली है जिसके द्वारा गर्भाशय के भीतर भ्रूण का शुष्कन नहीं हो पाता? ये हो जाएगा उल्ब। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उल्ब। और 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, अंड जनन में जब अंडाशय में द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्रण होता है तो परिणाम स्वरूप कितने अंडे बनते हैं? CGPMT 2010। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका आंसर सोच समझकर कीजिएगा। अंड जनन में जब अंडाशय में द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्रण हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन, तो परिणाम स्वरूप कितने अंडे बनेंगे? तो यहां पर आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास। अच्छा, यहां से आपका टॉपिक चेंज हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, यहां से टॉपिक चेंज हो रहा है और टॉपिक है आपका, नोट कर लीजिए, आनुवांशिकी सिद्धांत एवं आणविक आधार। आनुवांशिकी का टॉपिक यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो आगे के 3-4 सेशंस में आपके आनुवांशिकी के क्वेश्चन ही हम सॉल्व करेंगे। सो बिल्कुल आप लोग पढ़कर आइएगा। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आनुवांशिकी से, और उत्परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए ऑप्शंस, क्षार जोड़ों के विलोपन तथा निवेशन होने से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होते हैं। कैंसर कोशिकाओं से साधारणतया गुणसूत्रों में विपथगमन हुआ देखा जाता है। यूवी तथा गामा किरणें उत्परिवर्तजनी होती है। जेने के अकेले एक ही क्षार जोड़े में परिवर्तन होने से उत्परिवर्तन नहीं होता है। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन गलत है और गलत ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। और ये CBSE IPMT 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, PYQ। आनुवांशिकी का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, जेनेटिक्स, और इसका आंसर हो जाएगा कैंसर कोशिकाओं में साधारणतया गुणसूत्रों में विपथगमन हुआ देखा जाता है। ऑप्शन बी, ये कथन यहां पर गलत है, बाकी सारे सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अभी थोड़े सारे क्वेश्चंस आपको थोड़े से टफ लगेंगे क्योंकि जेनेटिक्स स्टार्ट हो चुका है। परीक्षार्थ संकरण किस लिए किया जाता है? टेस्ट हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन है, एक पौधे का F2 पर जीन प्रारूप निर्धारित करने के लिए, पूर्व घोषणा करने के लिए कि 2 विशेषक या ट्रेट संलग्न है या नहीं, किसी जीन के एलीलों की संख्या निर्धारित करने के लिए, यह निर्धारित करने के लिए कि 2 प्रजातियां या उपजातियां सफलतापूर्वक प्रजनन करेंगी या नहीं। परीक्षार्थ टेस्ट क्रॉस या टेस्ट हाइब्रिडाइजेशन क्यों किया जाता है? जेनेटिक्स का टॉपिक है, सो बिल्कुल आप लोग पढ़ेंगे, घर पर 1 घंटा जरूर पढ़ेंगे और उसके बाद यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए आंसर हो जाएगा, पूर्व घोषणा करने के लिए कि दोनों ट्रेट संलग्न है या नहीं, इसके लिए हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये क्वेश्चंस आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित 4 कथनों को पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन में एडिनोसिन यूरेलिस के साथ जोड़ा बनाता है। अच्छा, यूरेसिल है वो। रिप्रेसर द्वारा लैक ऑपरेन के नियमन को धनात्मक नियमन कहते हैं। मानव जीनोम में लगभग 50,000 जीन होते हैं। हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। उपरोक्त कथनों में कितने कथन सही है आपको बताना है। चलिए सही कथनों का चयन करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर 2 कथन सही हैं। ठीक है, 2 कथन सही हैं और वो 2 कथन कौन कौन से हैं ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये आपका होमवर्क रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मेंडल की सफलता के लिए मुख्य कारण था कि उन्होंने, ऑप्शंस है, संतानों का गणनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया था, अपने क्रॉसों में पहले केवल एक ही लक्षण को एक बार में लिया था, वंशावली अभिलेख रखे थे, मटर के पौधे का चयन किया था। इनमें से किस कारण की वजह से उन्हें उनके प्रयोग में सफलता मिली थी? मेंडल सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका जेनेटिक्स में। मेंडल से ही आपकी आनुवंशिकी की जो जड़ें हैं वो मजबूत हुई हैं। मेंडल की सफलता के लिए मुख्य कारण था कि उन्होंने अपने क्रॉसों में पहले केवल एक ही लक्षण को एक बार में लिया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लक्षणों के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम सिद्ध किया जाता है। ऑप्शन है, इस प्रेक्षण द्वारा कि F1 पीढ़ी की संतानें लंबी होती हैं, लंबे तथा बौने पौधे के 3:1 के अनुपात में प्रकटन द्वारा तथा चिकने एवं झुरीदार बीज वाले पौधे के दृष्टिगोचर 3:1 के अनुपात द्वारा। F2 पीढ़ी के में चिकने तथा झुरीदार बीजों वाले पौधे के प्रकटन द्वारा, जो F2 पीढ़ी में लंबे तथा बौने पौधे के प्रकटन द्वारा। अच्छे से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी और सारे ऑप्शंस भी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लक्षणों के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस ऑप्शन के द्वारा सिद्ध किया गया। किस ऑप्शन से आप सिद्ध कर सकते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को? बिल्कुल, यहां पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लंबे और बौने पौधे के 3:1 और चिकने और झुरीदार बीज वाले पौधे के 3:1 के अनुपात द्वारा स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, रूपांतरण हेतु डीएनए द्वारा कोड किए गए जिन सूक्ष्म कणों की जीन गन द्वारा बम वर्षा की जाती है, जीन गन द्वारा बम वर्षा की जाती है, वे निर्मित होते हैं चांदी अथवा प्लेटिनम द्वारा, प्लेटिनम अथवा जिंक द्वारा, सिलिकॉन अथवा प्लेटिनम द्वारा, सोने अथवा टंगस्टन द्वारा। और ये आपका PYQ है 2012 का। जेनेटिक्स आनुवंशिकी का टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है। आनुवंशिकी सिद्धांत एवं आणविक स्तर हमारा टॉपिक है, सो आप लोग पढ़कर आएंगे। अगले 2-3 सेशंस में हम इसी के टॉपिक पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो रूपांतरण हेतु डीएनए द्वारा कोड किए गए जीन को जो सूक्ष्म कणों की जीन गन द्वारा बम वर्षा की जाती है, वे किससे निर्मित होते हैं? सोने अथवा टंगस्टन से बने होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, एक संकरण की F2 पीढ़ी में समयुग्मनजी संतति किस अनुपात में होगी? 3:1, 2:1, 1:2:1 या 1:1? एक संकरण की बात की जा रही है। एक संकरण की F2 पीढ़ी में समयुग्मजी संतति किस अनुपात में होगी? 1:1। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1:1। 8 नंबर क्वेश्चन, दो जीव बाह्य रूप में समान हो परंतु उनकी जीनी संरचना भिन्न हो तो उन्हें कहते हैं? जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। बाह्य रूप में समान है परंतु जीन संरचना भिन्न है। इसे कहते हैं आपका फिनोटाइप, क्योंकि उनकी बाह्य संरचना समान है लेकिन जीन संरचना भिन्न है, इसे फिनोटाइप कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 9, एपिसोम्स एक कारक हो सकता है सह प्रभावित में, अपूर्ण प्रभाविता में, गुणसूत्रीय वंशागति में, कोशिका द्रव्य वंशागति में। एपिसोम्स एक कारक हो सकता है।
कोशिका द्रव्य वंशागति में ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, सो आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अनुलेखन के दौरान एक निश्चित क्रम में इंट्रॉन्स का निष्कासन एवं एक्सॉन्स के जोड़ने को कहते हैं। ऑप्शंस है लूपिंग, एंड्यूसिंग, स्लाइसिंग, सप्लाइसिंग। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि अनुलेखन के दौरान एक निश्चित क्रम में इंट्रॉन्स का निष्कासन और एक्सॉन्स का जोड़ना, ये कहलाएगा आपका स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग कहलाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एक मेंडेलियन संकरण में F2 पीढ़ी जीन प्रारूपी एवं लक्षण प्रारूपी दोनों प्रकार से एक समान अनुपात 1:2:1 प्रदर्शित करती है। यह निम्नलिखित को दर्शाता है। सहप्रभाविता, द्विसंकर संकरण, पूर्ण प्रभाविता के साथ एक संकर संकरण, अपूर्ण प्रभाविता के साथ एक संकर संकरण। चलिए, सो देखिए यहां पर आंसर अपूर्ण प्रभाविता के साथ एक संकर संकरण, यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है। मोनोहाइब्रिड अनुपात ऑप्शंस है 9:3:3:1, 3:1, 1:1 या 2:1। मोनोहाइब्रिड अनुपात। जेनेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, आनुवांशिकी का सिद्धांत एवं आणविक आधार। सो मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है आपका 3:1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा इसको, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। 13 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए जा रहे अरेखीय निरूपण में मानव में पाए जाने वाला एक खास प्रकार के विशेषकों का वंशागति प्रतिरूप दर्शाया गया है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा है जो इसी प्रतिरूप का एक उदाहरण हो सकती है। डायग्राम को देखिएगा और ऑप्शंस पर नजर कराइए। फिनाइल कीटोन्यूरिया, दांत्र कोशिका अरक्तता, हीमोफीलिया या थैलेसीमिया। जो माता से पुत्र में जाता है और पिता से पुत्री में जाता है, किस प्रकार की दशा को दर्शा रहा है। यहाँ पर रोग के बारे में बताया गया है, जो माता से केवल पुत्र में जा सकता है, पिता से केवल पुत्री में आ सकता है। ठीक है, ये दर्शाया गया है। सो ये हो जाएगा आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का यहाँ पर कंडीशन दर्शाया गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये आपका AIPM 2012 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। सो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए घर पर और डेली रिवीजन कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।